बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। माई सेल्फ एडवोकेट मियाँ सदिया वास्तव का। और आज का जो हमारा टॉपिक है ये सीपीसी का लेक्चर नंबर 2 है। और ये जो हमारा टॉपिक है वो है रिस ऑफ जुडिस। ठीक है, आज हम जो रिस ऑफ जुडिस पर बात करेंगे। सेक्शन 10 सीपीसी जो इसे रिलेट करता है रिस ऑफ जुडिस यानी कि स्टे ऑफ सूट की बात करेंगे। और ये सेक्शन बहुत ही अहमियत का हामिल है और इस पर आज हम बात करेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल वक्त ज़ाया किए बगैर हम जो रिस ऑफ जुडिस का कॉन्सेप्ट है ये एक लैटिन कॉन्सेप्ट है, लैटिन टर्म है, जिसका जो माना लिया जाता है वो है अंडर जजमेंट, यानी कि अभी एक ऐसी चीज़ को जो अभी पेंडिंग है और उस पर अभी फैसला नहीं हुआ। तो डॉक्ट्राइन ऑफ जो रेस्ट सब जुडिस है ये सेक्शन 10 कोडिफाइज द प्रिंसिपल्स ऑफ रेस्ट सब जुडिस। ये PLD 2008 कराची 224 पेज। द पॉलिसी ऑफ लॉ इज टू कन्फाइन द पार्टीज टू वन सूट दस obviating the possibility of contradictory adjudication with regard to same matters in issue के जो इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट्स से रोका गया है इस सेक्शन के मुताबिक। ठीक है कि सबसे ज़्यादा जब केसेस हो जाते हैं तो उनकी एक रश को कम करने के लिए कि एक चीज़ ये यहाँ वहाँ पर अप्लाई होगा कि एक चीज़ अगर पेंडिंग है इन कोर्ट ऑफ लॉ तो उसी चीज़ की सेम नोयत की उन पार्टीज़ के दरमियान वो दूसरा दावा दायर नहीं किया जा सकेगा, या वो अगर दावा दायर किया जा सकेगा लेकिन उस पर प्रोसीडिंग नहीं होगी, उसकी जो प्रोसीडिंग है वो रोक दी जाएगी। इस वाले जो सेक्शन 10 है हमारे पास, इसको हम रीड आउट करते हैं। सेक्शन 10 CPC स्टे ऑफ सूट के नाम से ये सेक्शन है। नो कोर्ट शैल प्रोसीड विद द ट्रायल ऑफ एनी सूट इन विच, यानी कि कोई भी कोर्ट जो है वो किसी भी उस सूट का ट्रायल नहीं करेगी, ऐसे दावे की वो ट्रायल नहीं करेगी, यानी कि उसकी इंस्टीट्यूशन हो जाएगी, दायरगी पर मान्य नहीं है, दायरगी के बाद उसके ट्रायल पर पाबंदी है। ठीक है, अगर सेम चीज़ आ जाती है कोई भी अदालत उस दावे को ट्राई नहीं करेगी, उस दावे का इख्तियार समात उसको समात नहीं करेगी किसकी, इन विच द मैटर इन इशू इज़ आल्सो डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू इन अ प्रीवियसली इंस्टीट्यूट। ठीक है कि जिस सेम कॉज पर, जिस मैटर पर, जिस इशू पर उससे पहले एक साबिका दावा दायर किया जा चुका है। ठीक है, सूट वो किन के दरमियान, सूट बिटवीन द सेम पार्टीज़ कि जहाँ पर उसी नोयत का उन्हीं पार्टीज़ के दरमियान सूट दायर किया गया। आगे आर द बिटवीन पार्टीज़ अंडर हुम दे आर एनी ऑफ देम क्लेमिंग लिटिगेटिंग अंडर द सेम टाइटल, और उनका जो वो क्लेम कर रहे हैं उनका टाइटल भी सेम है। वेयर सच सूट इज़ पेंडिंग इन द सेम आर एनी अदर कोर्ट इन पाकिस्तान, कि जहाँ पर उसी तरह का जो सेम सूट है वो किसी भी अदालत में, एनी अदर इन कोर्ट इन पाकिस्तान की किसी भी कोर्ट में सेम नेचर का, सेम नोयत का, सेम पार्टीज़ के दरमियान सेम टाइटल का, सेम प्रॉपर्टी का, सेम एक मैटर इन इशू का एक केस अगर पेंडिंग है तो जो दूसरा दायर किया जाएगा उस पर, तो उसकी जो प्रोसीडिंग है वो स्टे कर दी जाएगी, उसको सुना नहीं जाएगा इस सेक्शन के मुताबिक। ठीक है, और वो कोर्ट अगर सूबा पंजाब में है फिर भी ये अप्लाई होगा, अगर सूबा पंजाब के बाहर किसी दूसरे सूबे में है फिर भी ये अप्लाई होगा। इसकी जो एक्सप्लेनेशन है, द पेंडेंसी ऑफ अ सूट इन अ फॉरेन कोर्ट डज नॉट प्रीक्लूड द कोर्ट्स इन पाकिस्तान फ्रॉम ट्राइंग अ सूट फाउंड ऑन द सेम कॉज ऑफ एक्शन। लेकिन ये जो सेक्शन है ये फॉरेन कोर्ट के केस पर अप्लाई नहीं होगा, यानी कि अगर सेम पार्टीज़ के दरमियान सेम कॉज पर अगर किसी बाहर के मुल्क में, किसी फॉरेन कंट्री में, किसी फॉरेन कोर्ट में कोई केस पेंडिंग है तो यहाँ पर वो फिर रोल देन उस चीज़ पर ये रोल अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद जी इसमें जो कंडीशंस जो इस सेक्शन में जो कंडीशंस हैं वो 5 हैं। फर्स्ट कंडीशन को 2011 MLD 261 पेज पर भी उन्होंने बताया कि जो फर्स्ट है वो सेम मैटर इन इशू हो, जो पार्टीज़ का मैटर है, जो मैटर इन इशू हो वो सेम हो। दूसरा प्रीवियसली इंस्टीट्यूट, जो उससे मुतल्लिक एक दावा दायर किया जा चुका है,
और सच सूट इज़ पेंडिंग बिफोर कॉम्पिटेंट कोर्ट, और वो सूट पेंडिंग है। थर्ड वन, सेम पार्टीज, ठीक है। फोर्थ वन, कोर्ट बिफोर वे सूट इज पेंडिंग मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू ग्रांट रिलीफ, जिस कोर्ट में वो सूट फाइल किया गया वो एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होगी और रिलीफ यानी कि ग्रांट करने की कॉम्पिटेंट होगी, यानी कि वो जिस टॉपिक पर या जिस कॉज ऑफ एक्शन पर दावा दायर किया गया है और जिस अदालत में दायर किया गया वो कॉम्पिटेंट फोरम है, ठीक है। पार्टीज़ मस्ट बी लिटिगेटिंग अंडर द सेम टाइटल, कि जो पार्टीज़ हैं लिटिगेंट्स हैं दोनों, प्लेंटिफ एंड डिफेंडेड, वो सेम है, उनके टाइटल सेम है, ठीक है। आगे चलते हैं। व्हेन कंडीशंस ऑफ सेक्शन 10 आर फुलफिल्ड, अगर जो सेक्शन 10 की जो कंडीशंस हैं वो फुलफिल हो जाती हैं उसके बाद क्या होगा। 2011 MLD 1311 पेज, इफ़ ऑल द कंडीशंस aforementioned are fulfilled, it is mandatory upon the court trying the subsequently institute suit to stay proceeding in the suit, यानी कि अगर जो कंडीशंस फुलफिल हो जाती हैं तो जो कोर्ट है वो जो पहले दावा दायर किया गया उसको ट्राई करेगी और जो ये बाद में किया गया उसको स्टे कर देगी, उसको रोक देगी, उसकी प्रोसीडिंग रोक देगी। सेक्शन 10 पुट्स नो बार टू सूट्स, जो सेक्शन 10 है नॉट बार द इंस्टीट्यूशन ऑफ सब्सिक्वेंट सूट बट ओनली द ट्रायल ऑफ सच सूट। मैंने पहले भी आपको बताया कि ये दायरगी की हद तक बार नहीं है, दायर होगा लेकिन उसमें प्रोसीडिंग नहीं होगी। आगे इनहेरेंट पावर ऑफ कोर्ट अंडर सेक्शन 151 2008 YLR 157 पेज, वेयर ऑल द कंडीशंस आर नॉट स्ट्रिक्टली फुलफिल्ड द सूट मे फॉर एंड्स ऑफ जस्टिस बी स्टेड अंडर सेक्शन 151 का सहारा लेते हुए भी उस सेक्शन को फॉर द इंसाफ की फराहमी के लिए जिसे हम कहते हैं उसको स्टे कर दिया जाएगा। आगे जो ऑब्जेक्ट ऑफ सेक्शन 10 है, जो रेस सब जुडिस का एक ऑब्जेक्ट है, 2009 CLC 354 पेज, द ऑब्जेक्ट ऑफ रूल कंटेन्ड इन सेक्शन 10 इज़ टू प्रिवेंट कोर्ट्स ऑफ कंकरेंट जुरिस्डिक्शन फ्राम सिमल्टेनियसली entertaining and adjudicating upon two parallel litigations in respect of the same matters in issue, यानी कि दो मुतवाज़ी जब मुकदमा आ जाते हैं तो उनमें अलहदा जो फैसला जात उनको रोकने के लिए एक को स्टे कर दिया जाता है और दूसरे में फैसला कर दिया जाता है। डॉक्ट्राइन ऑफ रेस सब जुडिस नॉट एप्लीकेबल इन द केस ऑफ फॉरेन कोर्ट, ये मैंने पहले भी आपको बता दिया है कि जो रेस सब जुडिकेट है वो फॉरेन कोर्ट्स, जो अगर एक मैटर पर फॉरेन की कोर्ट्स ने फैसला कर दिया है तो उस पर ये अप्लाई नहीं होगा। सेम कोर्स पर पाकिस्तान में वो दावा दायर किया जाएगा तो उस पर ये जो सेक्शन 10 है, जो इसका रूल है, जो रेस सब जुडिस का कॉन्सेप्ट है, जो डॉक्ट्राइन ऑफ सब जुडिस, ये अप्लाई नहीं होगा। तो ये था हमारा CPC का लेक्चर नंबर 2। उम्मीद हो आपको वीडियो पसंद आएगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।